हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको वर्ण विचार चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने स्वर और व्यंजन, उसके मुख्य भेद, साथ ही साथ स्वरों के भेद, फिर उसके बाद व्यंजन के भेद के आधार, 3 आधार, मुख्य आधार, स्वरतंत्र के आधार पर, प्राण मात्रा के आधार पर वो पढ़ाया। अब बारी उठती है जब स्वर और व्यंजन दोनों हमने पढ़ लिया, स्वरों की संख्या 11 बताई, व्यंजन 33 बताए, उसके बाद मैंने आपको संयुक्त व्यंजन वगैरह बताया, इसलिए छात्रा ज्ञा भी उसमें आ गया है। तो बच जाता है कि अन और आह विचारा कहाँ जाए, अन और आह जो है वो किस श्रेणी में रखा जाए। तो हम इसको अयोगवाह की श्रेणी में, योग न रहने पर भी जो साथ दे वो अयोगवाह है। अयोगवाह का शब्द का अर्थ है, अयोगवाह का अयोगवाह का अर्थ है योग न रहने पर भी जो साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। उसे अयोगवाह कहते हैं। अब देखिए, ओ तक तो हम स्वर गिनते 11, बच जाता अनाह है। हम लिखते हैं उसको स्वर में, बच्चों को सिखाते हैं, स्वर की संख्या में सिखाते हैं, लेकिन 13 नहीं, स्वर की संख्या 11 ही कहते हैं। तो अन और आह तो उसमें से निकल गया। तो हम ये मानते हैं कि अन और आह न स्वर है न व्यंजन है। अन और आह को जब हम उच्चारण करते हैं तो न तो ये पूर्णतया स्वर के स्थान से निकलता है और न ये पूर्णतया व्यंजन के स्थान से निकलता है। व्यंजन में जैसे जिह्वा और प्राणवायु मुख के अलग अलग हिस्सों से टकराते हुए कहीं ना कहीं निकलती है और व्यंजन बन जाती है, तो ये ना तो ये पूरी तरह स्वर की तरह बोला जाता कि हम इसको स्वर की श्रेणी में रख लें। ये दोनों के मध्य से निकली हुई जो वायु होती है उसमें निकल अन आह, तो आधा न का उच्चारण या व्यंजन भी जा रहा है और व्यंजन बिना भी हो रहा है। तो अन और आह जो है वो अयोगवाह की श्रेणी में रख दिया गया है। कभी भी आपसे किसी भी साक्षात्कार में, इंटरव्यू में पूछा जाए कि तब बच्चों को स्वर व्यंजन यहाँ तक क्यों सिखाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि बच्चे चूंकि व्याकरण नहीं जानते हैं और उन्हें पूरा अन आहा तक का ज्ञान होना चाहिए, उस स्थिति में हम उनको अ से आहा तक सिखाते हैं। लेकिन जब बच्चा थर्ड से या थर्ड के ऊपर 6 से में आ जाता है, तब हम उसे समझाने लगते हैं इतना ही स्वर है, उसके बाद अन का उच्चारण हम न की तरह करते हैं जो व्यंजन में चला जाता है, और आहा को हम हा की तरह बोलते हैं जो विसर्ग में चला जाता है। तो या तो ये व्यंजन भी नहीं, स्वर भी नहीं हुआ, व्यंजन भी नहीं, लेकिन फिर भी सबके साथ जुड़ा रहता है। तो जो सबके साथ जुड़ करके योग बनकर साथ रहे वो अयोगवाह है। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। आज आपको थोड़ा देखने में हो सकता है तकलीफ हो रही हो, बहुत क्लियर नहीं लिखा जा रहा क्योंकि मार्कर ही 4 के चारों नहीं चल रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब मैं इंक डालने की स्थिति में भी नहीं हूँ कि इंक डालूं, तो सब में मैंने भरा है, तो इसलिए उसमें इंक भी अब नहीं जाएगा, इंक भी नहीं जा रही है और अंत में वो चल भी नहीं रहा है, तो मुझे दूसरा ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं जैसे भी होता है। अब अनुस्वार क्या है? जितनी बिंदी लगाने वाली चीज होती है,
बिंदी ही नहीं बन रही है इस पे। वो जितनी बिंदी, तो शब्द पर हम बिंदी, बिंदी बहुत छोटी सी आपको दिख नहीं रही होगी। फिर अनुनासिक चंद्र बिंदु है और विसर्ग जो है तो डॉट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके जो चिन्ह होते हैं, अनुस्वार में हम किसी भी वर्ण पर बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जहाँ चंद्र बिंदु लगता है वहाँ हम अनुनासिक कहते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगी, पहले उसके चिन्ह रख लीजिए। क्योंकि मार्कर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए बिंदी लगाने को दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्र बिंदु है ये चंद्र बिंदु है और ये विसर्ग है। बहुत छोटा छोटा बना है किसी तरीके से। तो ये अनुस्वार है एक, जो किसी चीज पे बिंदी बनाई गई है। ये चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु आप जानते हैं। तो फिर और ये विसर्ग है, इसका उच्चारण हम हा की तरह करते हैं, ये ना की तरह उच्चारित होता है। और अनुनासिक जो होता है इसके और इसके बीच का स्वर हो जाता है। अब क्या होता है अनुस्वार अनुनासिक, तो मैं आपको बता दूं। अनुस्वार के समय जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वायु जो होती है नाक से निकलती है। तो वायु जो रहती है वो पूरी तरीके से नाक से निकलती है। जैसे हम अगर कहें गंगा, तो जितने पंचम वर्ण हैं, जब मैंने आपको अनुस्वार अनुनासिक पूरी तरीके से एक टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था, चूंकि ये तो वर्ण के अंतर्गत आ गया है इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ संक्षेप में बता रही हूँ। जैसे हम कहते हैं गंगा, चंचल, तो ये देखिए बोलते समय ना जैसा, और ना गंगा। तो जितने पंचम वर्ण हैं, क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न प फ ब भ म, तो ये सारे जो पंचम वर्ण लास्ट में हम बोल रहे हैं यही आपके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हीं को हम अनुस्वार कहते हैं। तो इसीलिए पंचम वर्ण जो होते हैं व्यंजन हैं और बिंदी बनते हैं। तो ये क्या होता है, अन की जगह जो अन अन कहते हैं वो बिंदी बनते हैं, लेकिन ये बनते हैं पंचम वर्ण के। तो न तो ये स्वर रह जाते हैं और न तो ये व्यंजन रह जाते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। तो जितने भी पंचम वर्ण वाले शब्द हैं, गंगा, चंचल, या और भी आप कुछ शब्द जानते होंगे, घंटी, हिंदी, संपादक वगैरह, तो ये सारे जो होते हैं अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या है, अनुस्वार है जो, क्योंकि मैंने इसको अनुस्वार और अनुनासिक आपको मुख्य टॉपिक के रूप में पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रही हूँ और मार्कर भी नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लिखने वाला काम कम करके समझा देती हूँ। अनुस्वार क्या है, अब अनुस्वार है कि जिस स्वर को जिस ध्वनि को बोलने के लिए, जिस ध्वनि को बोलने के लिए हमारी प्राणवायु नाक से निकलती है, पूरी तरीके से नाक से निकलती है, उसका उच्चारण आपको नाक से करके सुनाई देगा। गंगा, गंगा, चंचल। अभी अगर मार्कर होता तो मैं दिखाती आपको कि कैसे उसको लिखा जाता है, तो थोड़ा सा असुविधा होगी कि मैंने चारों मार्कर में एक साथ इंक डाली और चारों चलना बंद कर दिया, पता नहीं क्या हो गया। और मैं शुरू कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं उसे बदल भी नहीं सकती, अब टाइम भी नहीं है मेरे पास उतना कि आपको इंतज़ार करा कर उसको बदलूँ। तो खैर कोई बात नहीं है। तो ये समझती हूँ कि आपको समझ में आ रहा, अनुस्वार अनुनासिक में पढ़ा ही चुकी हूँ। तो जो शब्दों को, जो जिन ध्वनियों को बोलने के लिए हमारी प्राणवायु पूरी तरीके से नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और उसमें वर्ण के ऊपर बिंदी लगती है। वर्ण के ऊपर गंगा लिखेंगे तो क्या होगा, पहले ग के ऊपर बिंदी लगेगी, गंगा। चंचल, अब चंचल कह रहे हैं तो पहले वाले च के ऊपर बिंदी लग रही है। हिंदी, तो पहले वाले ह जो बोल रहे हैं उसके ऊपर बिंदी लगेगी, या आधा ना लिखिए। संपादक, या तो आप बिंदी लगाइए या तो आप आधा माँ लिखिए, तो दोनों मान्य है। लेकिन वास्तव में तो मैंने नियम भी समझाए थे, तो कहाँ पर माँ लगता है और कहाँ नहीं लगता, बिंदी बन जाती है।
अनुस्वार का कहाँ आधा वर्ण लिखा जाता है, कहाँ बिंदी, वो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में समझा दिया है। तो आप अगर उसे देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप उसे देख लीजिए, तब आपको अनुस्वार और नासिक का ये जो छोटा सा हिस्सा है और अच्छा और पूरी तरीके से क्लियर समझ में आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है अनुनासिक। अब अनुनासिक में क्या है कि अनुनासिक में होता क्या है कि अनुस्वार बोलने के लिए जैसे प्राणवायु को पूरी तरीके से नाक से निकलती, उसमें आधा हिस्सा नाक से निकलता है और आधा हिस्सा मुंह से जाता है, तो दोनों के बीच से निकलता है। हम अगर कहें चांद, तो शुरू तो नाक से होता है, खत्म आके मुंह पर होता है, चांद। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, गूंगा, अंगूठा, पाँव, तो शुरू नाक से होता है, शुरू नाक से होता है और ख़त्म आता है मुंह के ऊपर। गूंगा, अंगूठा, पूरी तरीके से नाक से हवा नहीं निकलती, आधा होते होते वो अगले वाले वर्ण के साथ जुड़ जाती है आवाज़। तो इससे क्या होता है कि दो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, गूंगा, अंगूठी, तो पाँव, गाँव जो हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अनुस्वार, और इसमें चंद्रबिंदु लगती है। तो अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु, अनुस्वार मतलब खाली बिंदु, खाली बिंदु। अब आ गया विसर्ग। विसर्ग में जो संस्कृत के शब्द होते हैं, विसर्ग भी हम लिखते समय जब बच्चों को अ से आहा तक सिखाते हैं, तो आहा हम लिखते हैं स्वर में और उच्चारण करते हैं व्यंजन की तरह, ह की तरह, प्रातः, दुख। तो इस तरीके से जो शब्द बोलते हैं विसर्ग वाले, उनमें संस्कृत के अधिकतर शब्द विसर्ग के योग से बनते हैं, अधिकतर शब्द आपके विसर्ग के योग से बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विसर्ग ना तो स्वर में आएगा ना व्यंजन में, तो फिर ये साथ रहने के का योग, जो साथ रहता है उसको अयोगवान, योग न होने पर उसके साथ जुड़ा नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये जुड़ के काम करता। तो विसर्ग जो होता है वो विसर्ग जो होता है हा की तरह उच्चारित होता है। और बिंदी क्या है, दुख। प्रातः लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये बिंदी लगा दिया मैंने। तो बिंदी लगाने से क्या होता है, इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, हा की तरह करते हैं। प्रातः, दुख, नमः, अतः, नमः, अतः, प्रातः, दुख। दुख में आजकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो द के बाद दुख बोला जाता है वो विसर्ग नहीं लगाते, और कंप्यूटर टाइपिंग में भी ये चीज़ें नहीं मिलती तो लोग दुख लिखने लगते हैं, तो बिना विसर्ग के भी लिखते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। अगर अशुद्धता की बात करें तो वो अशुद्ध माना जाएगा। तो ये हुआ आपका अयोगवाह। तो इतना सब चीज़ें मैंने बता दिया। अब आप प्रैक्टिस के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अघोष ध्वनियाँ, अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न दे देती हूँ, आप उसको करिए। जैसे अघोष ध्वनियाँ अलग करिए, सघोष ध्वनियाँ अलग करिए, व्यंजन के विभाजन के आधार कौन कौन से हैं, मुख्य व्यंजन, एक चार्ट बनाइए और आप चाहिए तो मुझे बताइए। तो इस तरीके से आपको व्यंजन और आ जाएंगे। अंतस्थ स्वर कौन कौन से, अंतस्थ यार अलावा जो है वो आपका अंतस्थ स्वर है, और शख शाह जो है वो उसमें है। तो संक्षेप में इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें तमाम प्रतियोगिताओं में पूछी जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस हिस्से को पढ़ाते थे मैंने इस टॉपिक को बहुत संक्षेप कर दिया, क्योंकि इस पर एक पूरा एक चैप्टर है सीबीएसई के 9th में, तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको पढ़िएगा, उसको देख लीजिएगा, तो और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिस्सा भी समझ में आ गया। और इसी के साथ वर्ण विचार खत्म है। अब मैं शब्द पदों के भेद पढ़ाऊंगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये पढ़ाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।